अभी तक हम ऑप्शन तक अपना जो क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी बढ़ने वाले हैं हम अगला जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है, दैट इज स्वैप्स। व्हाट इज स्वैप्स? स्वैप्स होते क्या हैं? अ स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज। देखो ये जो चल रहा है ना, ये डेरिवेटिव मार्केट है और डेरिवेटिव के अंदर सब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट वाइज होती हैं। तो यहाँ भी आप जो देख रहे हो ये भी एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में बना हुआ है। इसमें क्या है कि एक्सचेंज होते हैं कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज फॉर्मूला। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है कि दो कंपनियां अपने एक दूसरे के कैश फ्लोज को एक्सचेंज कर लेती हैं, एक फ्यूचर तक के लिए और प्री अरेंज फॉर्मूले के तहत। अब ये फ्यूचर तक के लिए कैसे होता है वो मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। स्वैप्स आर ब्रॉडली स्पीकिंग सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही इन्हें बोला जाता है। स्वैप के अंदर लोगों को फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग अपनी रिस्क को मैनेज कर पाते हैं विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड कमोडिटी प्राइसेस। ये सारे स्वैप्स के एग्जांपल है। क्या क्या? इंटरेस्ट रेट्स स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स और कमोडिटी स्वैप्स। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ थोड़ा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से पढ़ते हुए। देखो एक नॉर्मल सी बात समझो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होते हैं। स्वैप्स के अंदर यही एग्जाम समझ लोगे तो यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ भी एनआईएसएम के अंदर पूछता है तो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात बताइए। जैसे मान लो एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, ये है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स ने मान लो किसी जगह से 1 लाख का लोन लिया हुआ है और वाई ने भी 1 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, मान लो एक्स ने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है फिक्स इंटरेस्ट, मान लो इसका जा रहा है 5% साल का, और वाई ने लिया है फ्लोटिंग, यानी कभी इसका 3% भी रहता है साल का, कभी 6% भी रहता है, कभी कभी 10% भी रहता है। तो ये 5% वाली जो एक्स है वो ये कह रही है कि यार एक काम करो, मैं 5% फिक्स बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में अगर मैं एंट्री करती हूँ तो मुझे कम देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोटिंग है कभी कभी 1% तक भी जाती है। तो इसका ये जो एक्स है ये चाह रही है कि सोच रही है इसका एवरेज जो आ जाएगा वो कम आ जाएगा, तो ये इससे टायर अप कर लेगी। और ये भी थोड़ा डर में है, क्यों? क्योंकि इसकी कभी कभी 10% भी हो जाती है पर एनम, तो ये चाहती है कि मुझे फिक्स मिल जाए। तो एक्स और वाई एक दूसरे की इंटरेस्ट रेट को कम जो है आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। 5% वाई के पास पहुंच जाएगी और ये जो फ्लोटिंग है वो एक्स के पास आ जाएगी। तो वाई के पास हो जाएगी फिक्स 5% और एक्स के पास हो जाएगी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में जो भी उसका करंट जब का भी रहे, तो इसे बोलते हैं स्वैप। यानी कि हमने एक दूसरे के जो भी इंटरेस्ट रेट की वैल्यू थी वो आपस में स्वैप कर ली, दैट इज कॉल्ड स्वैप्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। मोटा मोटी स्वैप्स के बारे में केवल इतना ही है, बाकी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पूछने भी नहीं वाले आपसे एनआईएसएम के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? ये सबसे पहले आप देखोगे हेजर्स। देखो मार्केट में कई तरह के लोग कार्य करते हैं ना, जैसे हेजर्स हुए, स्पेक्युलेटर्स हुए, आर्बिट्रेजर्स हुए, तो बहुत सारे तरह की क्वालिटीज़ काम कर रही हैं। वहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं हेजर्स के। हेजर्स कौन होते हैं? जो अपनी रिस्क को थोड़ी मिनिमाइज करके रखते हैं, किसका? डेरिवेटिव्स के यूज़ करके। जैसे कि देखो, दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस देयर रिस्क। यानी कि ये जो वे बंदे होते हैं जो आपके डेरिवेटिव्स का प्रयोग करके अपनी रिस्क को जितना हो सके उतना रिड्यूस करते हैं, जितना हो सके उतना मिनिमाइज करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, हेजिंग होती क्या है? मान लो मेरे पास है ना एक 50 लाख का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट में मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनियां उनमें कर रखी है। अब समस्या क्या है कि चारों तरफ एक माहौल बन गया, पता नहीं क्यों, लेकिन अनसर्टेनिटी का टोटली पूरे एरिया में माहौल बन गया है, पूरे मार्केट में। अब कोई भरोसा नहीं कब वॉर हो जाए, या कोई भरोसा नहीं कि कब कोई किसी देश के साथ हमारी थोड़ी बयानबाजी हो जाए, या पता नहीं जिन कंपनियों में मैंने शेयर रखे हैं उन कंपनियों के लिए कोई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाए, या उनमें कुछ भी XYZ मान लो कोई एक साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए जिस वजह से मेरा पोर्टफोलियो अचानक नहीं चले जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ यार मेरा जो पोर्टफोलियो किसी तरह से हेज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 50 लाख का मेरा जो पोर्टफोलियो है, इसी पोर्टफोलियो के अंदर मैं एक सिस्टम और डाल लूँगा, उसे करूँगा मैं डेरिवेटिव में जो भी इंडेक्स होगा मेरा, क्योंकि निफ्टी की मेन कंपनी ली हुई है मैंने, तो अगर ये कंपनियाँ गिरेंगी तो निफ्टी भी गिरेगी। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स यानी निफ्टी के फ्यूचर को मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडेक्स के फ्यूचर को मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसे आराम से कॉपी कर लीजिए। मैं निफ्टी के फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या रहेगा कि मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो जो पड़ा हुआ है वहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर मान लो मार्केट नीचे जाएगा तो उस केस में मेरा वहाँ पे तो लॉस होगा जो पोर्टफोलियो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ फ्यूचर को शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितने भी लॉट हैं उसके हिसाब से कर सकते हो। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो आगे के वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेनली क्या है, मेनली आप हेजर उतना समझिए कि ये जो अपनी रिस्क है डेरिवेटिव्स का प्रयोग करके उसे मिनिमाइज कर देते हैं। सिंपल सी कहानी ये है। ये एक प्रकार का मार्केट पार्टिसिपेंट हो गया। अब समझते हैं अगले व्यक्ति के बारे में,
वो होता है आपका स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स क्या होता है देखिए समझिए, दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट्स इन प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड बेस्ड ऑन द व्यूज। मतलब सिंपल सी कहानी है, ये क्या करता है स्पेकुलेटर, इसको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है तो ये क्या करेगा, यहाँ खरीद लेगा ऊपर बेच देगा, इसे लगेगा वहाँ से नीचे आ सकता है तो वहाँ बेच देगा, यहाँ नीचे खरीद लेगा। यानी ये एक तरफ की चाल में काम करते हैं, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को और पोजीशन बनाते हैं अपनी। ऐसे लोगों को बोलते हैं स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स। जैसे कि हम सभी जितने भी लोग हैं ये सब एक तरह से स्पेकुलेशन के ही हिस्से हैं। क्लियर है ना आपको? डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर अंडरलाइंग एसेट फॉर ट्रेडिंग पर्पस एज दे ऑफर लीवरेज, आर लेस एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ 12 ट्रांजेक्शन इज जनरली लोअर दैट देन अंडरलाइंग एंड आर फास्टर टू एग्जीक्यूट इन साइज हाई वॉल्यूम मार्केट। बस सिंपल सी कहानी यही है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये एक स्पेकुलेटर के लिए एक नया एक वरदान से साबित हो गए, क्योंकि किसी को 8-9 लाख रुपए में स्पेकुलेशन करनी है तो उसे मार्जिन देना पड़ता है करीब कितना, 1-1.5 लाख रुपए का, तो उसको टोटली फ्यूचर को शॉर्ट कर लेता है या लॉन्ग कर लेता है। तो या फिर किसी को और छोटा करना है स्पेकुलेशन के अंदर तो वो ऑप्शन से ही काम चला जाता है 5-10 हज़ार रुपये से। तो ये क्या चीज़ है, आप किसी भी एक साइड की जो भी मार्केट की डायरेक्शन है उसे क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्ट करने से प्रॉफिट निकालते हो। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन और जो ये करते हैं उसे बोलते हैं स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेफली आराम से बढ़ रहे हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं आगे साथियों। अगला आता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर होता क्या है, आर्बिट्रेज इज अ डील दैट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लोटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट मार्केट। सिंपल सी कहानी समझाऊं उसके अंदर बिल्कुल एक झटके में। यानी कि होता क्या है, ये प्राइस डिफरेंस से पैसा बनाता है। प्राइस डिफरेंस यानी मान लो मार्च का कोई भी महीना है, 1 मार्च, जिसमें किसी भी स्टॉक की फ्यूचर की रेट चल रही है 440 और अभी उसी में स्पॉट की रेट चल रही है 400 रुपये। इतना डिफरेंस होता नहीं है बेसिकली, केवल समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लो टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स के अंदर करंट मार्केट प्राइस टाटा मोटर की 400 है और मार्च का मैं फ्यूचर की रेट दे रहा हूँ तो 440 दिखा रहा है फ्यूचर्स में। तो यानी कि 440 और 400 यानी 40 रुपये का डिफरेंस है। आर्बिट्रेजर जो होता है वो 40 रुपये को कवर करता है अपने। 40 रुपये का कैसे भी करके प्रॉफिट हो जाए इसे, ये कैसे करता है वो समझिए। मैं क्या करूँगा, इसकी मान लो 500 क्वान्टिटी या जो भी लॉट होगा 500 क्वान्टिटी उसके हिसाब से यहाँ बाय कर लूँगा मैं कैश में, इक्विटी में। और वहीं मैं या मार्च यहीं पे इसका एक लॉट जितनी भी क्वांटिटी का हो रहा है इसको यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर्स है। एक लॉट के अंदर जितनी क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ उतनी क्वांटिटियाँ मुझे बाय करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। अब मार्केट मान लो एग्जैक्ट उस दिन किसी भी रेट पे जाता है, मान लो 500 रुपये पहुँच गया। अब 500 रुपये अगर मार्केट पहुँचा तो देखो 400 रुपये पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय कर रखा है ना ये, और इसको सेल कर रखा है। सिंपल सी देखो 400 रुपये बाय किया है, 500 पहुँच गया तो 100 रुपये का तो मुझे रहा क्या, प्रॉफिट। वहीं मैंने 440 पे सेल किया है, मुझे चूंकि मार्केट तो ऊपर आ चुका है तो मुझे ये भी बाय करना पड़ेगा। सेल किया है ना तो 500 मैंने लौट के बाय किया तो 60 रुपये का मुझे क्या रहा, यहाँ पे लॉस रहा। ओवरऑल अगर माइनस करोगे तो कितने का प्रॉफिट बचा, 40 रुपये का। उसी 40 रुपये की बात हो रही थी हमारी स्टार्टिंग में। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग, यानी हमने प्राइस डिफरेंस को कैश कर लिया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग यहाँ पे एक बार देख लो, हम साइमल्टेनियसली 2 मार्केट्स में 2 जगहों पर एक ही स्टॉक के अंदर अलग अलग पोजीशन बनाते हैं। जैसे आपने कैश में जो है लॉन्ग पोजीशन बना ली और फ्यूचर में शॉर्ट बना ली, या फिर आप और अगले फ्यूचर में चले गए, यानी नेक्स्ट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ, 3 मंथ होती है, आगे समझेंगे हम फ्यूचर मार्केट्स के अंदर। तो मेन मुद्दा ये है सिंपल सी चीज़ कि प्राइस डिफरेंस के अंदर जो भी फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस है और कैश मार्केट का जो प्राइस है उनमें अगर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कैश करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे आर्बिट्रेजिंग बोलते हैं, और उसको करने वाले व्यक्ति को आर्बिट्रेजर बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको आर्बिट्रेजिंग बता दी। बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट कितने प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए। आज की अगर युग की बात करी जाए तो यहाँ पर कई सारे प्रकार के डेरिवेटिव अवेलेबल हैं। आप देखिए स्वैप्स भी अवेलेबल हैं, है ना, फ्यूचर्स भी अवेलेबल हैं और दुनिया भर के डेरिवेटिव अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि वे या तो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं या तो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं या लोग आपस में वैसी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, लोग एक बंदा गया दूसरे बंदे के पास और आपस में डील क्लियर कर ली उन्होंने, तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक डेरिवेटिव है। और दूसरा होता है जैसे आपने फ्यूचर्स में कोई माल खरीदना है तो आप एक्सचेंज के थ्रू जाते हो। तो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव मार्केट ना 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ओटीसी। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर से क्या अर्थ है कि यहाँ पर कोई बंदा बीच में मिडिल में नहीं आता, सीधा जिसको डीलिंग करनी होती है वो सीधे बायर के या सेलर के पास चला जाता है। तो ये तो हो गया ओटीसी एंड ओवर द काउंटर मार्केट। तो ये भी एक डेरिवेटिव मार्केट का प्रकार है। और दूसरा कौन सा होता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, या इसे एक और बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड
मार्केट, मार्केट नहीं बोलेंगे, एक सेकेंड, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ये आप देख रहे हो ना, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का जीता जागता उदाहरण कौन है? वो उदाहरण है आपका फ्यूचर। वहीं ओवर द काउंटर या ओटीसी जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनका एग्जांपल कौन है? वो है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों अलग अलग तरह के एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, इनको हमें समझना होगा। देखिए भाई, अभी हम बताने वाले हैं कि जो ओटीसी जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें जो ट्रांजैक्शन होती हैं वे ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वे ट्रांजैक्शन में क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है आपस में। सबसे पहला देखिए, ओटीसी के अंदर क्या रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं टेलर मेड होते हैं, यानी कि ये ऐसा रहता है कि कोई भी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हमने क्या है कि मान लो सिस्टम चाहिए, मान लो मैंने उस दिन कल एग्जांपल दिया था आपको, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फॉरवर्ड के अंदर कि मान लो किसी को कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने आपस में पहले डील कर ली। तो लैपटॉप किस क्वालिटी का चाहिए, किस वर्जन का चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सी हार्ड डिस्क लगनी चाहिए। तो जब भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है या ओवर द काउंटर डील होती है, तो वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं फिक्स करी जाती हैं और हर केस के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। दूसरी चीज, द मैनेजमेंट ऑफ द काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। मतलब सीधी बात है कि काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। अगर मान लो मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप जो मैंने डील करी है, वो डील की एक्सपायरी थी, यानी जो डील कंप्लीट होनी थी वो डेट थी मान लो 30 मार्च, और 30 मार्च को बंदा जो है हाथ खड़ा कर गया अपना कि नहीं साहब मेरे पास जो है व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इस केस में जो परेशानी होगी, जो घाटा होगा, वो किसे होगा? वो तो सामने वाली पार्टी को होगा ना, जिसने उसके साथ डील करी होगी। तो यहाँ पे ये क्या रही, ये जो रिस्क रही वो रही काउंटर पार्टी रिस्क। तो जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर काउंटर पार्टी रिस्क तो होती ही है। देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल पोजीशंस, लीवरेज और मार्जिनिंग। अब सिंपल सी बात समझिए, जब भी आप फ्यूचर्स में काम करते हो ना, तो वहाँ पर आपको पोजीशंस पे लिमिट होती है। लिमिट मतलब आपको कम से कम अगर एक बार में खरीदनी है तो एक पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा मिनिमम। विदाउट ऐसा नहीं है कि आपको एक शेयर खरीदना है या एक दो करने, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे तो आपको मिनिमम लॉट्स में काम करना पड़ेगा। दूसरा, लीवरेज, वहाँ पे आपको लीवरेज कितना मिलता है वो वहाँ फिक्स होता है फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 10-10 गुना 50-50 गुना का लीवरेज मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर मार्जिनिंग की कोई लिमिट तय नहीं है। वही हमारे फ्यूचर्स में जब आप काम करते हो तो वहाँ तो 20% तय है, मान लो 20-25% जो भी क्लियर करते हैं वो, कि आपको उतना मार्जिन देना है जब भी हम आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या है, यहाँ पर कोई भी मार्जिनिंग के लिए कोई फॉर्मल रूल नहीं है, वो तो मोबाइल पे ही बातें हो जाती हैं जो होनी होती हैं। तो इस वजह से इनके अंदर रिस्क रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और समझिए, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट टू एंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी आस्क फॉर सेफगार्डिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सिंपल सी कहानी समझिए, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। कहाँ पे? ओटीसी मार्केट के अंदर। जबकि वहाँ फ्यूचर्स की बात करिए तो वहाँ तो पूरा एक्सचेंज बीच में आता है, सेटलमेंट के लिए पूरी गारंटी लेता है, पूरा टोटली रिस्क जो है पूरा रिस्क मैनेज्ड गेम है वहाँ पे। लेकिन यहाँ की अगर बात करी जाए तो यहाँ सब कुछ फॉर्मल रूल्स, कुछ भी मतलब रूल्स नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो बस ये है कि आपस में बात कर ली और जैसे करना था कर लिया। इसीलिए अगर ओटीसी की बात करी जाती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, बजाय अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो वहाँ रिस्क बहुत कम रहता है। ट्रांजैक्शंस आर प्राइवेट विद लिटिल और नो डिस्क्लोजर टू द एंटायर मार्केट। अब ओटीसी के अंदर मान लो किसी को क्या पता चल रहा है कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन किसी ने की है, क्या नहीं करी है, क्या बातें हुई थी, क्या डील हुई थी, किस क्वालिटी की डील हुई थी, ये किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि दो पार्टीज ने आपस में बात कर ली। जबकि यही काम यदि एक्सचेंज पे हो रहा होता तो एक्सचेंज दोनों चीज़ों को क्लियर करता और अपने पास इन्फॉर्मेशन रखता, तो तीसरी पार्टी वहाँ पे मुकरने के लिए राजी नहीं हो पाती। सिंपल सी बात है, अभी मान लो आपने प्राइवेट ट्रांजैक्शन करी है, प्राइवेट बात करी है, क्या आपने क्वालिटी देनी है, क्या नहीं देनी है। अब कल को मान लो डिलीवरी हो रही है और फिर वो क्वालिटी वैसी नहीं है, तो आप किसे बुला के लाओगे? तो ओवर द काउंटर के अंदर ये सारी समस्याएं रहती हैं। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, प्री फिक्स। वहाँ क्वालिटी कैसी दी जानी है, कैसी नहीं दी जानी है, ये टोटली फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होता हर ट्रेड के हिसाब से। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए डेरिवेटिव्स, ये तो हमने बता दिया आपको ओवर द काउंटर के अंदर क्या क्या रूल रहते थे, अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पढ़ी है। अब शुरू हो रहे हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स से। सिग्निफिकेंस मतलब देखिए डेरिवेटिव मार्केट जो है वो हेल्प करता है इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस। यानी आपको ना क्लियर हो जाता है, अब जब आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो तो डेरिवेटिव मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से प्राइस की डिस्कवरी कर रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये चीज़ ना आपको पहले ही क्लियर होती है। इसमें प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सामने वाले लोग किस चीज़ की कितनी वैल्यूएशन लगा रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी प्राइस भी उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होने हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट सबसे ज़्यादा सहायता करता है प्राइस डिस्कवरी को इंप्रूव करने में। दूसरा, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है ट्रांसफर
ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है ये कि डेरिवेटिव मार्केट ना एक दूसरे की रिस्क को जो है मिनिमाइज कर देता है और ट्रांसफर कर देता है। एक बंदा ऐसा है जो रिस्क लेने के मूड में नहीं है, एक बंदा ऐसा है जो रिस्क लेने के मूड में है। जैसे मैंने अभी आपको स्वैप्स का एग्जांपल दिखाया था कि दो बैंक थी, एक बैंक कह रही है नहीं यार मैं तो रिस्क लेनी नहीं चाहती, मैं तो अपना फिक्स कर लेती हूँ इंटरेस्ट जो भी मुझे मिलता रहे। एक कह रही है कि नहीं मैं तो थोड़ी सी रिस्क ले लूँगी, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल रहे तो परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव मार्केट ने एक दूसरे के इंटरेस्ट रेट को ट्रांसफर कर दिया था ना, तभी तो उन्हें स्वैप्स बोलते हैं। तो वही करता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है, ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है इन ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज्ड टू रिस्क बट हैव लो रिस्क एपेटाइट टू पार्टिसिपेंट्स विद हाई रिस्क एपेटाइट। एक बंदे की रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है ना। और जैसे कि एक किसान है, किसान को मान लो अपनी फसल का ऐसा कुछ करना है कि यार उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आलू आगे चल के बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएं, तो वो क्या चाहता है किसी कंपनी वाले से आज ही पहले डील कर लो भाई, कोई दिक्कत ही ना हो आगे चल के। तो उसमें केस में क्या है कि वो अपनी रिस्क को क्या कर रहा है, खत्म ही तो कर रहा है, ट्रांसफर ही तो कर रहा है सामने वाले के लिए। वो कह रहा है चलो मेरी जो आलू की या जो भी है रेट वो आज 50 रुपये फिक्स कर लो, तो उसे तो 50 रुपये अगर फिक्स करिए तो उसने कुछ सोच ही करी है। लेकिन सामने वाले की जो पार्टी है, मान लो उस दिन आलू हो जाते हैं 10 रुपये किलो, तो उसमें जो रिस्क थी वो किसके पास चली गई, जिससे उसने ट्रांसफर करी थी, क्योंकि उसे तो 50 रुपये पर किलो के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बात क्लियर है। लेकिन ओवर द काउंटर के अंदर क्या होता है, अभी वो पार्टी सामने वाली कंपनी जो है वो हाथ खड़े करके मना करके नहीं मैं नहीं कर रही, तो उस केस में यहाँ पे ये जो किसान है इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है फॉरवर्ड के अंदर, बाकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिक्कत नहीं रहती। लेकिन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव के अंदर आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ सबसे बेस्ट रहती हैं। यहाँ पे प्रूफ प्राइस डिस्कवरी में बहुत फायदा मिलता है और ये ट्रांसफर करता है रिस्क को एक दूसरे के ऊपर। दूसरा, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड। देखो जब से डेरिवेटिव मार्केट है, जैसे अब आप समझो कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप फॉरवर्ड में ट्रेडिंग करना प्रेफर करेंगे फ्यूचर्स में, तो आप खुद ही जाएंगे कि यार नहीं हम तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क की जो है रिस्क की जो प्रतिशतता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ बीच में एक्सचेंज खड़ा हुआ है, जबकि वहीं सीधा बात कर रहे हैं फॉरवर्ड में, तो वहाँ तो भैया दुनिया भर की रिस्क है। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या करता है, शिफ्ट करता है स्पेकुलेटिव ट्रेड्स को फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। लोग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। सिंपल सी बात यह है कि फिर अब जब अनऑर्गेनाइज्ड में आप काम करते हो तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप एक्सचेंज में काम करते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में काम करते हो, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम करते हो, तो वहाँ हर चीज़ की आपको गारंटी दी जाती है और स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी की भी जो है आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर कट सीधी बात ये है कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको फाइनेंशियल सामने रिस्क नहीं होगी। आप इतना ही समझ लीजिए केवल कि डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आने के लिए लोगों को। अब समझते हैं रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ये रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या होता है समझिए। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय द मेंबर ऑफ एक्सचेंज। मेंबर ऑफ एक्सचेंज कौन होते हैं, ब्रोकर्स। ये जो डॉक्यूमेंट है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ये ब्रोकर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सामने वाली पार्टी को, जिसका जैसे मान लो आपने अपना अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं आप ब्रोकर के पास, तो जो ब्रोकर है वो आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी होंगी कि आपकी कितनी हाईएस्ट रिस्क हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखिए बताता हूँ मैं एक बार। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय द मेंबर ऑफ एक्सचेंज। मेंबर ऑफ एक्सचेंज के द्वारा इश्यू किया जाता है एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग इन इक्विटीज एंड एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज। यानी एफएनओ और इक्विटीज सेगमेंट में कितनी प्रकार की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रिस्क है, वे सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही संयुक्त रहती हैं। ऑल प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट शुड रीड दिस डॉक्यूमेंट बिफोर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल। एक बात तो समझ लीजिए, इसे आप पढ़ना चाहिए तो यहाँ कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लेता है जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो वहाँ सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट यानी कि ब्रोकर के द्वारा दी जाने वाली या ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड करवाने वाला डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है। वहाँ आपके सामने ऑप्शन होंगे 4, उसमें से एक ऑप्शन दे रखा होगा रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, तो आपको इसको भूलना नहीं है, वहाँ यही काम आता है, सीधा सीधा नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो इसको ध्यान रखिएगा। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आप लिख लीजिए इसे अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमारा जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर